का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंटम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन वीडियो और स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी आप कुछ नई टेक्निक और एक तरीके से कल्टिवेशन सीखते हैं, एक के बारे में सोच रहे हैं। अब आगे विंग अभी भी अपने सारे रूल्स ही लिख रहा था और मुंह बना बना के बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था। ये बिल्कुल भी उसे बिना एक्सप्रेशनलेस चेहरे के अपने काम में लगा हुआ था। अब विंग वांग जी को देखते देखते उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर बना के उसकी तरफ फेंक देता है और फिर से अपने रूल्स लिखना शुरू कर देता है। जिसे देख के विंग पहले उस पेपर को देखता है जिसे विंग ने फेंका है और तुरंत उसे खोलता है तो उसमें अपनी फोटोग्राफ और अपने कान पे एक फ्लावर को देखकर शॉकिंगली अब विंग की तरफ देख रहा है, जो अब बिल्कुल ऐसे जैसे उसने कुछ करा ही नहीं, अपने रूल्स में लगा हुआ है। वहीं विंग को बनी हुई अपनी ही इस पोर्ट्रेट को देखकर पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं विंग स्माइल वांग जी को हल्का सा स्माइल करता हुआ देखकर खुद स्माइल हंसता हुआ और बोलता है, अच्छे लगे ना तुम्हें लंजा, तुम इस स्ट्रिक्ट फेस के पे जैसे रखते हो ना, उस पर ये फ्लावर बड़ा अच्छा लगेगा। कितना फनी कॉम्बिनेशन लगेगा ना, तुम्हारा खड़ूस चेहरा और उस पर वो ब्यूटीफुल से फ्लावर है ना। इस बात पे वांग जी विंग करके फिर उसे चैलेंज मतलब एक तरह से धमकी वाले उसमें बोलता है जैसे विंग, हाँ कर रहा हूँ, कितने सारे हैं रूल्स हैं, मुझे पहले पता होता ना तुम्हारे इतने सारे रूल्स हैं तो मैं इससे अच्छा तो घुट्टों पे बैठने की पनिशमेंट ले लेता, मेरे लिए ये रूल्स लिखना ज़्यादा बुरा है। विंग थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलता है जिसे वांग जी को विंग की ऐसी हरकत पे बिल्कुल अजीब नहीं लगता, जैसे कुछ ही घंटों में वो विंग को बहुत अच्छे से जान चुका है। वो इसी चीज़ में बिजी था जब वांग जी के पास कोई और उसे बुला रहा है ये बात बोल रहा जाता है, जिसके कारण विंग को वो लाइब्रेरी प्लेवेन में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब लाइब्रेरी में एंट्री करते हैं लान कुरैन को वहाँ देखकर विंग एकदम से उन्हें बो करता है, जिसे विंग को कुरैन बैठने का इशारा करके बोलते हैं, तो कितनी बार लिख लिए तुमने रूल? अभी तो बस 2 बार, काफ़ी सारे रूल्स हैं ना। हाँ, पर इन्हें तुम्हें याद रखना चाहिए, इस क्लैन के एक एक रूल की बहुत वैल्यू है और तुम अब रॉयल ओमेगा हो इस क्लैन के, इसलिए तुम्हें इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। आज मैंने सबके बीच में तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करोगे। इन रूल्स को याद रखने के अलावा तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लैन को हायर देने की। मैं उम्मीद करता हूँ उस बारे में भी तुम याद रखोगे। कुरैन यहाँ आते ही विंग को ये बात जब बोलते हैं तो विंग जो भी बड़ी स्माइल के साथ रूल्स फॉलो कर रहा था, अचानक से वो थोड़ा सा सैड सा हो जाता है, उसका चेहरा भी उतर जाता है। कहीं ना कहीं उसे याद आ जाता है कि शायद लंजा तो उसे उस वे में नहीं देखता, लेकिन क्लैन के काफ़ी लोग उसे इसी नज़रों से देखते हैं। उनकी नज़रों में भी वुशान यहाँ उनके क्लैन में हायर देने के लिए ही आया है और उनकी नज़रों में विंग की सबसे बड़ी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। कहीं ना कहीं विंग अब समझ गया कि कुरैन ने उसका सुबह साथ क्यों दिया था। कहीं ना कहीं कुरैन की स्ट्रिक्ट नेचर को विंग थोड़ा सा जानता तो था, लेकिन उनकी नज़रों में अपनी इस वैल्यू को देखकर अपनी मतलब वो सिर्फ उसे इसी वजह से वैल्यू दे रहे थे, ये जानने के बाद कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलता है, बिल्कुल मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एंड से आपको कोई शिकायत ना हो। गुड, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। और ये बोलने के बाद कुरैन वहीं पे विंग को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, जिसे उनके जाने के बाद विंग के चेहरे पे एक सैडनेस आ जाती है। वहीं वांग जी जब थोड़ी देर में वापस आता है तो देखता है कि अब विंग कोई बदमाशी कोई शरारत नहीं कर रहा, बस चुपचाप से अपना काम कर रहा है। इस चीज़ से वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है। अब वांग जी खुद विंग के पास आता है और उसके कलम मतलब उसके जो पेन था उसे पकड़ लेता है, जिसे विंग नज़र ऊपर करके देखता है। अब विंग की इन नज़रों को वांग जी जैसे बहुत जानने लगा है, वो देख चुका है कि जो थोड़ी देर पहले खुशी और एक्साइटमेंट इन आँखों में कुछ अलग है, इसलिए वो अब उस पेन को साइड में रखता है और बोलता है, अब तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, चलो जिनसे चलते हैं, लंच का टाइम हो गया है। और ये बोल के वो विंग को उठने का इशारा करता है, जिसे विंग वहाँ से उठता नहीं बल्कि बैठा रहता है। जैसे विंग पीछे वांग जी फिर से देखता है तो विंग बोलता है, मुझे मेरी पनिशमेंट को पहले पूरा करना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी मेरी बात सुनना है, तुम मेरी बात सुन के पहले लंच करोगे। वैसे भी ये रूल्स तुम 2 बार लिख चुके हो,
बाकी 2 बार के लिए मैं ब्रदर से बात कर लूँगा, आप चलो। और ये बात बोलने के बाद वांग जी फिर से विंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो इस बार विंग उससे रोकता नहीं, बल्कि अब वो उसके साथ चला जाता है। पर विंग अब चुप है और लंच में अपने मतलब एक तरीके से लंच में अपने चावलों के साथ सिर्फ खेल रहा है, खा नहीं रहा है। जिस बात पे अब विंग की तरफ देख के वांग जी बोलता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली चिली ऑयल वाला ही खाना बनवाया था, फिर भी तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुमने क्यों झूठ बोला लंजा? अचानक से अब विंग ये बात जब वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी विंग को देखने लगता है। तुमने खुद अपने क्लैन के सबसे बड़ा रूल तोड़ा है, कभी झूठ ना बोलने वाला। तुम हमेशा सच बोलते हो, तुम लैन क्लैन के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो फिर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों सबके बीच में तुमने बोला कि तुम्हारे मेरे रिश्ता आगे बढ़ चुका है? क्यों तुमने मुझे उस दिन सबके सामने ये बोलने के लिए बोला था कि तुम्हारा और मेरे शादी का वो लास्ट रिचुअल हो चुका है? पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी मेरी शादी अभी कंप्लीट। इससे पहले विंग वो बात बोलता वांग जी का एकदम से अल्फा फेरोमोन्स और ग्रोल आ जाता है। हम दोनों मेट हैं और हमारी शादी पूरी तरह से कंप्लीट है। नहीं लंजा, ये झूठ है। तुम और मैं कंप्लीट मैरिड नहीं है, हमारी शादी का लास्ट रिचुअल नहीं हुआ है और उस हिसाब से तुम मेरे मेट नहीं हो। लैन क्लैन के रूल के हिसाब से जब तक हम अपना लास्ट रिचुअल नहीं कर लेते हम दोनों एक दूसरे के मेट नहीं बने। तो फिर तुम क्यों ये सबके बीच में झूठ बोल रहे हो? क्यों नहीं तुम सबके सामने सच बोल देते? लंजा, मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है और एज अ मेट मैं तुम्हें एज अ अल्फ़ा पाकर बहुत खुश भी हूँ, लेकिन ये झूठ है जिसके कारण तुम्हें और मुझे आगे बहुत सफ़र करना होगा। अचानक से तुम्हें क्या हुआ है विंग? तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? इस बात पे अब विंग थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, मुझे याद आया, आज मुझे याद दिलाया गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। मैं तुम्हारे क्लैन को वो नहीं दे सकता जो शायद मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस क्लैन में आने ते ही मेरा क्या काम था लंजा? मैं वो ओमेगा नहीं बन सकता जो किसी और को बिना फीलिंग के, बिना इमोशंस के एक हायर दे। इसलिए मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ कि तुम किसी और ओमेगा से शादी कर लो और इस क्लैन की इस विश को पूरी करो। मैं तुम्हें दोस्त मान के बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे क्लैन के साथ और तुम्हारे साथ ये गलत नहीं करना चाहता। विंग बहुत क्लियरली बात बोल रहा है, क्योंकि उसके लिए ये सब करना उसी इंसान के साथ सही है जिसे वो प्यार करे, जिसके लिए वो थोड़ा फील करे। इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो यहाँ आया था जो कि अब पूरा भी नहीं कर सकता वो। इसलिए वो वांग जी को एक चांस दे रहा है कि भाई वो अपने क्लैन का सोच के, अपने फ्यूचर के हायर का सोच के किसी और अल्फा ओमेगा को ले आए। कहीं ना कहीं जब विंग ये बहुत आराम से बिना कुछ एक एक्सप्रेशन चेंज करे हुए इतने आराम से बोल देता है तो वांग जी के दिल में बहुत शार्प पेन होता है और वो गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारे अलावा अब किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाऊंगा। पर क्यों लंजा? तुम जब किसी मेरे से शादी कर सकते हो तो तुम किसी और ओमेगा से भी कर सकते हो। हमारी शादी कंप्लीट नहीं है। मैंने आज लैन क्लैन के सारे रूल्स पढ़े हैं, इसलिए मुझे पता है कि तुम चाहो तो अभी इस मतलब मेड वाले रिलेशन से बाहर आ सकते हो। तुम आराम से किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। मैं तुमसे दूर होने की बात नहीं कर रहा। मैं इस क्लैन में तुम्हारा दोस्त बन के पूरी लाइफ रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अब एकदम से वांग जी का गुस्सा बढ़ जाता है और एकदम से उसके रूम में अब सैंडलवुड स्मेल भी फील होने लगते हैं। जैसे साफ लग रहा है कि विंग का बार बार ये बोलना वांग जी को ट्रिगर कर रहा है। अब वो एकदम से बोलता है, तुम्हें मैंने खुद चूज़ किया था और हाँ, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों नहीं है लंजा? तुम्हें पता है आज जब अंकल ने एकदम से मुझे ये बात बोली तो मुझे महसूस हुआ। अंकल ने तुमसे क्या बोला? अब एकदम से वांग जी थोड़ा गुस्से में बोलता है, अंकल ने तुमसे क्या बोला विंग? यही कि मेरा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मुझे महसूस हुआ कि तुमने और इस क्लैन ने तो मुझे इतने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं इस क्लैन के साथ कितना गलत कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे क्लैन के हायर के बीच में आ रहा हूँ। से गुस्से में बोलता है, स्टॉप। जिससे विंग एकदम से घबरा जाता है। अब वांग जी गुस्से में खड़ा है क्योंकि वो पहली बार बिना अपना खाना कंप्लीट करे गुस्से में खड़ा होकर विंग को चुप होने के लिए बोल देता है, जिससे विंग भी एकदम से घबरा के खड़ा हो जाता है। अब वांग जी विंग की आंखों में गुस्से में देखते हुए बोलता है, मेरा मेट जब मुझे छोड़ के गया था तब मैंने सबके बीच में ये बात डिक्लेयर की थी, मैं किसी ओमेगा को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है तो उसके तुम्हारे अलावा मैं अब किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाऊंगा। और दूसरी बात, इस हायर और इन चीज़ों के बारे में तुम मत सोचो विंग। तुम बस
अपना ध्यान रखो। और ये बोल के वांग जी वहाँ से जा ही रहा था जब विंग एकदम से एकदम उसके आगे आके खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ फैला लेता है। रुक जाओ लंजा, तुम मुझसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, तुमने खुद मुझे चूज़ किया था, ये बात बताते हो। पर क्यों लंजा, मैं तो तुमसे आज से पहले कभी नहीं मिला था, मैंने तो आज से पहले तुम्हारे बारे में सिर्फ बहुत सारी बातें सुनी थी पर तुम्हें देखा भी नहीं था। लेकिन तुम क्यों मुझे इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या कारण है कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो लेकिन मुझसे उन चीज़ों के लिए नहीं कह रहे हो जिसके कारण तुम मुझे यहाँ लाए थे? मैं तुमसे बिना घबराए कहूँगा लंजा, तुम मुझे क्यों फिजिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो लेकिन हाँ मुझे इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करवा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कब इतना स्पेशल हो गया और तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लंजा। ऐसा नहीं है लंजा, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर इस समय जो मेरी लाइफ में ये 2 दिन के बाद मुझे खुशी महसूस हो रही है, ये सचमुच में उस 9 साल के दर्द को भुला चुकी है। लेकिन मैं बिना पूरी बात जाने आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सच जानना है, तुम्हारा मेरे इस क्लैन में लाने का सच, मुझे इस तरह प्रोटेक्ट करने का सच। क्या कारण है लंजा, मुझे सब जानना है। कहीं ना कहीं विंग ये बात जानना चाहता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे इस क्लैन में लाया गया बच्चा पैदा करने के लिए, जो वांग जी उससे चाहता नहीं है। तो फिर वांग जी उसे यहाँ लाया क्यों है? और वांग जी को से तो वो कभी मिला भी नहीं, तो वांग जी क्यों उसे इतना प्रोटेक्टिव फील करवाता है? वांग जी और विंग एक दूसरे के मेट भी नहीं है, यानी एक होता है ना जैसे नॉर्मल मेट्स जो अल्फा और ओमेगास एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, वो तो एकदम स्ट्रेंजर हैं। उन दोनों के बीच में तो ऐसा अल्फा और ओमेगा वाला प्यार भी नहीं है, अभी बस दोस्ती हुई है, वो भी कल ही। तो क्यों वांग जी ऐसे कर रहा है? इसलिए विंग उस बारे में जानना चाहता है। विंग ऑब्वियसली इतना जला हुआ है लोगों के साथ, उसके इतने बैड एक्सपीरियंस है, तो उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी, ये सवाल आना वांग जी जानता है। इसलिए वांग जी विंग से कुछ छुपाता नहीं और एकदम से बोलता है तो मेरे साथ चलो। और ये बोल के वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अब उसे अपने रूम में लेकर आता है। रूम में लाने के बाद वांग जी विंग को सामने एक बड़े से ब्लैक कलर के बॉक्स को लाके रख देता है जो किसी की अस्थि कलश है, या ये कह दीजिए जिसके अंदर किसी की अस्थियां हैं। ये देखकर विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है और उस बॉक्स की तरफ देख रहा है। वांग जी उस बॉक्स को देखकर विंग की तरफ देखता है और बोलता है इस इंसान के कारण मैं तुम्हें यहाँ लाया था, मैं भी तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं भी तुमसे हमारे इस नए रिश्ते से पहले कोई बात नहीं छुपाना चाहता था, पर मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ये बात कुछ समय बाद बताऊं, लेकिन अगर तुम इसे आज ही जानना चाहते हो तो मैं तुमसे अब नहीं छुपाऊंगा। मैंने तुमसे शादी अपने छोटे भाई लैन शिजोई के प्रॉमिस के लिए किए थे। ये मेरे भाई शिजोई की अस्थि हैं। ये बात बोलते हुए वांग जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाती है। इससे ज़्यादा वांग जी विंग से कुछ बोल ही नहीं पाता है, जैसे अब वो इससे ज़्यादा बोल नहीं पाएगा। वही विंग अब शॉकिंगली उस अस्थि कलश को देख रहा है और फिर वांग जी की तरफ देख रहा है। उसे एकदम से थोड़ा शौक लगता है क्योंकि विंग तो किसी लैन शिजोई को नहीं जानता, तो वो लैन शिजोई क्यों वांग जी से प्रॉमिस कर रहा था शादी के लिए? विंग शौक है और वो शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देखकर अपने मन में आए हुए क्वेश्चन को ना रोकते बोलता है कौन शिजोई? मैं किसी लैन शिजोई को नहीं जानता। इसे वांग जी अब शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और उसे झटका लगता है, क्या विंग लैन शिजोई को नहीं जानता? इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है विंग? क्योंकि वांग जी को अच्छे से पता है शिजोई जिस इंसान के बारे में बात करता है वो विंग ही है। वांग जी ने शिजोई के कमरे में विंग की कुछ पिक्चर्स भी देखी, यहाँ तक कि विंग के बारे में उसने सब कुछ पता भी किया है। तो विंग अचानक से शिजोई के नाम से मना क्यों कर रहा है? विंग की इस बात से अब वांग जी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो विंग? जिससे विंग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वांग जी के अब फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से गाल एकदम से अल्फा ग्रोल जैसी ही आवाज़ थी। जिससे विंग थोड़ा डर के पीछे होता है और एकदम से स्ट्रिक्ट होकर खड़ा होकर बोलता है जिस तरह से तुम भी इस रिश्ते की शुरुआत में कुछ बात छुपाना नहीं चाहते, मैं भी तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा लंजा। मैं किसी लैन शिजोई को नहीं जानता, मेरा कोई दोस्त लैन शिजोई नहीं था, बट मैंने खुद शिजोई के रूम में तुम्हारे पिक्चर्स देखे हैं, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा?
और ये बात बोलने के बाद कूद के वांग जी अब एक कबर्ड के पास जाता है और वहाँ से खूब सारी एक तरह से बॉक्स निकाल के लाके रख देता है। एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शिजोई की चीज़ें जो उसने इस रूम में यहाँ रखी हुई हैं, जिनमें वो जल्दी जल्दी से उस बॉक्स के अंदर से कुछ सामान ढूंढ रहा है। और फाइनली उसे 2 बॉक्स के चेक करने के बाद तीसरे बॉक्स में वो चीज़ मिल भी जाती है। अब विंग के हाथ में वांग जी वो पेपर को रखता है और जैसे ही विंग उस पेपर को देखता है तो विंग के हाथ ज़ोर ज़ोर से कांपने लगते हैं। और अचानक से अब वो उस बॉक्स को देखता है और फिर उस पेपर को देखता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और अचानक से वो नीचे घुटनों पे बैठ जाता है और एकदम से उस पेपर को अपने सीने से लगा के रोने लगता है। जिससे विंग को ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वांग जी थोड़ा सा विंग की तरफ देखकर उससे कुछ बोलता है। उससे पहले विंग के मुँह से एक नाम निकलता है, आयुन। जिससे वांग जी अब विंग की तरफ देख रहे हैं। आयुन, ये तो आयुन के लिए बनाई थी मैंने। ये आयुन ने तो मुझसे कहा था कि गगा अपनी एक पिक्चर बनाओ। ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये तो मेरे आयुन के पास थी। विंग अब रोते हुए जब ये बोलता है तो वांग जी एकदम से शॉक होके विंग की तरफ देखता है। अब विंग रोते हुए अब अचानक से वांग जी की तरफ देख के बोलता है, ये तो मैंने आयुन को दी थी। आयुन कहाँ है? कहाँ है आयुन? ये शिजोई कौन है? मैं किसी शिजोई को नहीं जाता। मेरा दोस्त वो प्यारा सा क्यूट सा अल्फा, वो तो वह आयुन था। मैंने ये आयुन को दी थी। बेचारा विंग ऐसे करके बोलने लगता है। जिसे वांग जी एकदम से विंग के सामने घुटने पे बैठ के उसे बहुत प्यार से कंधे से पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारा आयुन और मेरा शिजोई एक ही है। वो मेरा छोटा भाई था। वही शिजोई था जो अब हमें छोड़ के चला गया। विंग अब वांग जी बहुत दर्द के साथ जब ये बात बोलता है तो विंग जोर जोर से रोते बोलता है, नहीं तुम झूठ बोलो। वो तो कितना प्यारा सा अल्फा था। वो इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? वो तो उम्र में कितना छोटा था मुझसे। उसकी तो उम्र कितनी थी? नहीं तुम मुझसे झूठ बोलो ना। मुझे पता है तुम अपने भाई का नाम मेरे आयन से मत जोड़ो। आयन तो मेरा सबसे प्यारा छोटा सा आयन था। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे पहली बार जब मिला था कितना छोटा था ना, वो सिर्फ 15 साल का, जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था। नहीं वो ऐसे नहीं जा सकता। बेचारा विंग रोने लगता है और उस दिन को याद करने लगता है जब वो और आयुन पहली बार मिले थे। विंग एक नाइट हंट के लिए घूम रहा था जहाँ जंगल में एक कोने में उसे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए मिलता है जो एक पुरानी सी झोपड़ी के आगे घुटनों के बल बैठ के खूब जोर जोर से रो रहा था। विंग उस जगह जाता है तो देखता है कि इस झोपड़ी के सामने एक 15 साल का बच्चा बैठ के रो रहा है। विंग बहुत प्यार से उस बच्चे के सर पे हाथ फिराता है और उसी के अंदर जैसे विंग को आप खुद मतलब ऐसा लगता है जैसे वो खुद को ही इस 15 साल के विंग में इमेजिन कर रहा है, क्योंकि विंग भी तो ऐसे ही एक बार घंटों तक इस जंगल में बैठ के रोया था जब उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए थे एक खंडर के आगे बैठ के। पर जब विंग 5 साल का था और ये पर्सन अभी 15 साल का है, विंग उस प्यारे से बच्चे के सर पे हाथ फिराता है और स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिसमें वो 15 साल का छोटा सा अल्फा रोते हुए बोलता है कि ये उसके और उसकी ग्रैनी का घर था जहाँ वो अपनी ग्रैनी से मिलने आया था। अब उसे ग्रैनी नहीं मिल रही है। विंग समझ जाता है शायद इसकी ग्रैनी अब इस दुनिया में नहीं रही है। इस घर के इस खंडर की हालत को देखकर समझ चुका है कि इस घर में भी शायद कई साल से कोई नहीं आया। इसे वो बहुत प्यार से उस बच्चे के आंसू पूछता है। अब उसे बहुत प्यार से समझाता है कि उसकी ग्रैनी अब एक स्टार बन गई है और वहीं से उसे देखेंगे। आयन को ये बात एक्सेप्ट कर विंग ने ही करवाई थी कि अब उसकी ग्रैनी उसके पास नहीं आ सकती है। और आयन रोते हुए ग्रैनी का नाम लेते हुए ही विंग की बाहों में बेहोश हो गया था। विंग उस बेचारे बच्चे को बेहोशी की हालत में देखकर पास के ही एक टाउन में पहुंचता है जो कोई और नहीं बल्कि इलिंग का टाउन था। वहाँ पे उसे एक हीलर के बारे में पता चलता है। ये हीलर कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग थी। विंग वेंचिंग से भी पहली बार उसी दिन मिला था। वेंचिंग आयुन को वहाँ देखकर रोते हुए आयुन करके हिलाने लगती है, जो कि एक दूर से वेंचिंग की ही रिलेटिव थी। वेंचिंग विंग की मतलब आयुन की आंट है, यानी जो आयुन की मदर थी वो वेंचिंग की बड़ी बहन, दूर की रिलेटिव से बड़ी बहन थी जो एज में वेंचिंग से उम्र में बड़ी थी और आयुन को से वेंचिंग बचपन से मिला करती थी। तभी तो पहली बार विंग को आयुन का नाम पता चला था कि वो वैन आयुन है और वो तब से ही विंग आयुन को जानता था। आयुन वेंचिंग और वैनिंग से विंग उसी दिन मिला था। विंग भी उस दिन बहुत अपसेट था, दुखी था, लेकिन उसकी लाइफ में 3 दोस्त आए थे और तब से आयुन वेंचिंग और विंग एक दूसरे से मिला करते थे।
विंग नाइट हंट के दौरान या कई बार वैसे भी उन लोगों से मिलने रहता था और आर्यन तो उसका सबसे फेवरेट और सबसे क्लोज दोस्त था। आर्यन हमेशा विंग को उसकी ही याद दिलाता था, पुराने वाले विंग की, जो बिल्कुल कल्टीवेशन वर्ल्ड में अकेला था। उसे नहीं पता था कि आर्यन की एक और फैमिली है, वो भी लैन फैमिली है। क्या वो लैन मतलब एक तरीके से क्लैन का थर्ड प्रिंस था? लेकिन थर्ड प्रिंस के बारे में तो विंग को कभी पता ही नहीं। सब लोग बस लैन क्लैन के दो ही प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु इज रानशिचैन और सेकंड इज हंगवंजन। तो ये तीसरा प्रिंस कौन था जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था? क्या पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को नहीं पता था? और वो प्रिंस आर्यन है। ये चीज़ विंग के लिए प्रोसेस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी तो वो आर्यन के मरने की खबर से मतलब अपने आप को उस पेंटिंग के गले लगा के जोर जोर से रो रहा था। और वांग जी जब देखता है कि विंग रुक ही नहीं रहा, तो बहुत देर से बस ऐसे ही रोए जा रहा है, तो बहुत प्यार से विंग को रुकते हुए कहता है, विंग वो हमें छोड़ के चला गया है, अपने आप पे कंट्रोल करो। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आर्यन को कब से जानता हूँ, उसने मुझे कभी नहीं बताया था कि तुम उसके गगा हो। उसने तो तुम्हें सिर्फ यही बताया था कि वो इस दुनिया में अकेला है। मैंने आर्यन की डायरी पढ़ी है, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे और आर्यन के बारे में। और मुझे ये भी पता है कि तुम उसकी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन थे। जिस दिन वो उस जंगल में बिल्कुल अकेला था, तब तुम थे जो उसकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस बन के आए थे। उसके दोस्त, उसके गगा और एक ऐसी फैमिली जिससे वो लैंडक्लैन से बाहर जाके एक हैप्पी लाइफ बिताता था। तुम और उसकी वो आंट और अंकल, तुम तीनों उसकी लाइफ में बहुत स्पेशल थे। मैंने उसी प्रॉमिस को निभा के तुमसे शादी की है। फिर हमारे आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो तुम्हें खुश देखना चाहता था। उसकी लाइफ में तुम बहुत स्पेशल थे, इसलिए तुम्हारी हैप्पीनेस उसकी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे। नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी हैप्पीनेस तो वो भी था ना, वो ही तो था, मेरा प्यारा सा क्यूट सा दोस्त जो हमेशा मुझे हंसाता था, जिसके साथ मुझे हमेशा इतना अच्छा लगता था। पिछले 2 महीने से मैं उसे याद कर रहा था, पिछले 2 महीने से मैं उसे ढूंढ रहा था, पर वो मुझे ऐसे हमेशा के लिए अलविदा करके नहीं जा सकता। तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी लैन शिजोई को झूठे आर्यन के लिए बनने के लिए बोल रहे हो। ये कोई और है, ये कोई लैन शिजोई है, मेरा आर्यन नहीं है। विंग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि लैन शिजोई और आर्यन एक ही है। वो मानना ही नहीं चाहता कि आर्यन मर गया, और वो बेचारा यही बात जब बोलता रहता है। तो विंग तो इस हालत को देख के अब वांग जी को भी महसूस हो रहा है कि सचमुच में विंग और आर्यन का रिश्ता बहुत खास था। इन अ नॉट अ रोमांटिक वे बट इन अ गुड वे। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जब आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल होते हैं, जैसे कोई फ्रेंड, कोई ऑफिस कलीग, कोई आंटी पड़ोस की, जो कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल रोल प्ले करती हैं। ऐसे ही विंग की था जो आर्यन की लाइफ में स्पेशल था, जिसे वांग जी जानता है। इसलिए वांग जी अब दोबारा से विंग को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ विंग, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो तुम्हें ऐसे रोते तड़पते देखकर आर्यन को बुरा लग रहा होगा, पर विंग आज कहाँ रुकने वाला है। वो बेचारा तो अब बहुत ज़्यादा रो रहा है। कितना खुश था ना वो आज सुबह, कितना चहक रहा था, मुस्कुरा रहा था, खुद खुशी में झूम रहा था। और अब वो बहुत दुखी है, जैसे उसे आर्यन की डेथ ने अब फिर से एक पेन में लाके खड़ा कर दिया है। वांग जी विंग की आंखों में इस पेन और दर्द को देखकर उतना ही दर्द फील कर रहा है, लेकिन वो भी अब विंग को कुछ कर नहीं सकता है। विंग रोते रोते ही तब वांग जी की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। वांग जी को महसूस होता है। वांग जी बहुत प्यार से विंग को अपने ही रूम के अपने ही बेड पे लिटा के बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराता है। उसके हाथ से वो पेंटिंग को लेने की कोशिश करता है, लेकिन नींद में भी, बेहोशी में भी विंग उस पेंटिंग को अपने से दूर नहीं करना चाहता। ये देखकर वांग जी को दिल में बहुत शार्पन होता है, लेकिन वो आज जब विंग ने ये बात बोली तो छुपाना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो सच विंग को बता देता है। वहीं विंग आप यहीं पे सो तो जाता है, लेकिन आज विंग बहुत परेशान है। वांग जी ये बात जानता है। वांग जी दोबारा से सब चीज़ें अपने रूम की जैसी पहले थी वैसे करने के बाद काफ़ी देर तक विंग के पास बैठा रहता है, लेकिन विंग होश में नहीं आता है। वांग जी विंग को हीलर से भी चेक करवाता है, पर हीलर यही बोल के कि शायद उन्हें शॉक लगा है, किसी चीज़ से उन्हें एकदम से सदमा लगा और वो बेहोश हो गए। थोड़े टाइम में उन्हें होश आ जाएगा, कि जिसके बाद अब वांग जी विंग के पास पूरी रात बैठा रहता है। रात में भी कई बार विंग आर्यन का नाम लेकर नींद से उठता है, लेकिन हाँ वो जगता नहीं बल्कि सोता ही रहता है। वहीं वांग जी विंग को जब देखता है कि वो नींद में भी इतना डर रहा है,
तो ना चाहते हुए भी वो बिल्कुल विंग के पास लेट के उसे अपने सीने से लगा के अपने अल्फा फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है, जिससे शायद विंग को थोड़ा अच्छा लगे। आज वांग जी विंग को सीने से लगाए हुए लेटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो मन में उतना ही दुखी है जितना विंग दुखी है। सिर्फ उसे ही आयन के लिए रोना, तड़पना और एक तरीके से देखकर वांग जी को भी अपना टाइम याद आ रहा है जब उसे के सामने आयन मतलब एक तरह से शिजोई की लाश आई थी। दोनों के लाइफ में शिजोई बहुत स्पेशल था, इसे दर्द दोनों का एक ही बराबर है। एक जितना दर्द विंग को आज हुआ है, ये दर्द तो वांग जी पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो विंग के दर्द को समझते हुए उसे बिल्कुल परेशान न करके उसे ऐसे ही लिए हुए आँख बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी आफ्टरनून से जिनशी गया था और अब पूर्व रात हो गई, आया नहीं वापस। ये देखकर शिचैन भी थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो उन दोनों को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझते। लेकिन वांगुई को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि क्या हो गया है वांग जी को। वहीं वांगुई अब अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ ऐसा करने जा रही है जो काफ़ी समय से नहीं कर रही थी। वो सब से बाहर निकल के लैंडक्लैन से बाहर निकल के इस समय लोटस पेड़ की तरफ जा रही है। लोटस पेड़ के पास पहुंच के अब वो अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल रख के अब रूम हॉल में मतलब बैक डोर से एंट्री करती है, जहाँ पे उसे पता था मैडम यू मिलेंगी, जो अधिकतर यहाँ मिलती हैं। यहाँ आने से पहले उसने मैडम यू को एक मैसेज भी पहुँचाया था। मैडम यू उसकी हालत देखकर अब वो स्माइल करते हुए मैडम यू की तरफ देख रही हैं। मैडम यू एक कमज़ोर सी हारी हुई सी औरत लग रही हैं। आज उन्होंने कोई भी हेयर एसेसरीज, हेयर पिन या कुछ नहीं पहना हुआ, यहाँ तक कि कोई ज्वेलरी भी नहीं है। वो बिल्कुल अपने नॉर्मल प्लेन से पर्पल कलर के हानफू में खड़ी हुई हैं। बाल भी बिखरे हुए से लग रहे हैं। जब अब वहाँ गई अपने सर पे से ब्लैक कलर का एक चोला सा उतारते हुए मैडम यू की तरफ देख के बोलती है, क्या हाल बना रखा है तुमने। मैं एक बार तो मैं डर गई कि कहीं तुम्हारी जगह कोई और तो नहीं खड़ा यहाँ, लेकिन पास आके देखा तो ये तुम ही हो। अब मैडम यू गुस्से में वांगुई को देखती हैं और बोलती हैं, क्यों मिलने आई हो तुम मुझे। क्या मतलब क्यों मिलने आई हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ मैं। कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी मदद से मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर मैं कहूँ तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाए तो। अब मैडम यू घूर घूर के वांगुई की तरफ देखने लगती हैं। अब वांगुई मैडम यू की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तुम और मैं बहुत पुराने साथी हैं, कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की बहुत से राज जानते हैं। अगर मैं कहूँ मैं अपने साथी के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ वांगुई, तुम कभी भी किसी की मदद खाली नहीं करना चाहती। तुम जैसी सेल्फिश औरत मेरी मदद क्यों करोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद करने में ही मेरा फ़ायदा है। क्या बोलना चाहती हो, खुल के बोलो। मैं उस विभूषण को इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब कर देना चाहती हूँ। मैं उस विभूषण की लाइफ एक हेल बना देना चाहती हूँ। वो विभूषण जिसने तुम्हें इतना दुख दिया। तो बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी मैडम यू। अब वांग हुई एक अपना हाथ आगे बढ़ा के मैडम यू की तरफ देखने लगती हैं। वही मैडम यू पहले वांग हुई की तरफ देखती हैं और उस हाथ की तरफ देखती हैं और अब अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल देते हुए बोलती हैं, नहीं। जिस चीज़ से वांग हुई शॉक हो जाती है। अब मैडम यू बोलती हैं, बहुत हो गया तुम्हारा साथ देना, अब मुझे उस विभूषण से कोई मतलब नहीं है। उसे दर्द देकर मुझे लगता था कि शायद मुझे खुशी मिलेंगी, पर सच्चाई ये है कि इतने साल तक उसे दर्द देने के बाद भी मुझे कोई ऐसी खुशी नहीं मिली जो मैं अब सेलिब्रेट करूं। मैंने उसकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की थी, पर देखो मेरी हालत, मेरी ज़िंदगी क्या हो गई है। मेरे अल्फ़ा ने उस दिन से लेकर आज तक मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करी। मेरे दोनों बच्चे मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि उन्हें अपनी माँ के ऊपर तरस नहीं आया। मेरे शरीर के घाव का सुनने के बाद भी मेरे बेटे या मेरी बेटी की आंखों में एक आंसू नहीं आए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है जो मैं गवा सकूं, और नया कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और ये बोलने के बाद मैडम यू मुड़ के जा ही रही थी जब अचानक से वांगी कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अच्छा, और तुम क्या करोगी अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं सब कुछ गवा चुकी हूँ वांगी, अब तुम्हें मुझे डराने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। पर तुम्हारे पति का वो राज तो मेरे पास है ना। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पति का वो राज मैं सबके सामने ले आऊँगी तो इस बात पे आप मैडम यू वांगुई को गुस्से में घूर घूर के देखने लगती हैं
और एकदम से वांगुई के पास आके उसके हानफू को कस के पकड़ के गले से खींच अपनी तरफ खींचती हैं और बोलती हैं, एक बार और ये मुझे धमकी देने की कोशिश करी ना तुमने, तो मैं यहीं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये बोलते हुए मैडम यू कितना ग्रोल कर रही है, साफ महसूस होता है जैसे वांगुई अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल लेती है। और जैसे ही वो ये कनिंग से स्माइल लेती है तो वांगुई के सराउंडिंग में एक ब्लैक कलर की स्नो आ जाती है, जिसके कारण अब मैडम यू उसके ऊपर से पकड़ छूट जाती है और वो 2 कदम पीछे हो जाती है। अब मैडम यू अपने सीने को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है और वांगुई अचानक से अपनी चेहरे पे कनिंग से स्माइल लेके जब दोबारा मैडम यू की तरफ देखती हैं तो अब उसकी आंखें पूरी तरह से लाइट पर्पल कलर में ग्लो करने लगी हैं, मतलब चमकने लगी हैं। इतना ही नहीं, उसके सराउंडिंग में एक अजीब सी स्नो सर्कल करने लगी है जो डार्क ब्लैक और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में है। अब वांगुई स्माइल करते हुए मैडम यू की तरफ देख रही हैं जो अब फ्लोर पे भी बैठ गई हैं और अपनी सांस ज़ोर ज़ोर से लेने लगी हैं। अब वांगुई बोलती है, एक मौका दे रही थी मैं तुझे, तेरी लाइफ को मैं एक छोटी सी खुशी लाने की कोशिश कर रही थी, वरना तू भी अच्छे से जानती है मुझे किसी की भी मदद की कभी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं खुद उस विवशान को बर्बाद कर सकती हूँ। इस बात पे अब मैडम यू जो अब खांसने लगी हैं और उनके मुंह से ब्लड भी आने लगा है, वो अपने ब्लडी फेस के साथ ही अपना थोड़ा सा माउथ के पास से खून साफ करते हुए अपनी इसी कमज़ोर आवाज़ से बोलती है, लेकिन उसके बावजूद भी तू कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि तू सिर्फ एक विच है, तू काले ब्लैक मैजिक यूज़ करने वाली एक विच है, लेकिन जो इंसान से तू टक्कर ले रही है उसकी असलियत सिर्फ तुझे और मुझे पता है। विवशान अभी अपना सच नहीं जानता और जब वो अपना सच जान जाएगा तो तू क्या पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत कोशिश करी थी मैंने उसे अपने यहाँ कंट्रोल में लाने की, लेकिन देख मेरी हालत क्या होगी। मत करिए गलती, वरना मेरे से ज़्यादा बुरा हाल होगा तेरा। और ये बोलते हुए मैडम यू खांसते हुए ही फ्लोर पे बेहोश हो जाती है। इस बात पे वांगुई को बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम से गुस्से में वहाँ पे पैर पटक के कहती है, तू भी ऐसे बेहोश नहीं हो सकती, तुझे तो मैं अपनी हाथ से मारूंगी। तुझे लगता है कि मैं उस विवशान से कमज़ोर हूँ? हाँ, वो विवशान मेरे आगे कुछ नहीं है। और ये बोल के वांगुई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इस खाली हॉल में वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, अपनी घिनौनी हंसी से उसे ऐसा लग रहा है कि वो कितनी पावरफुल है। उसे लग रहा है कि उसका सच कोई जानता ही नहीं, वो एक ब्लैक विच है जो काला जादू करके लोगों पे कंट्रोल करती है, जिसे इस तरह के ब्लैक स्पेल करने आते हैं कि उसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैडम यू और वांगुई का क्या सच है और हमारे विवशान का क्या सच है, अब तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगी। तो आज का पार्ट ये रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।